ये खालिस्तान का मामला पैदा कब हुआ और कैसे पैदा हुआ सर? तो यहाँ मैं बताता हूँ कि सिक्किम की मर्जर के बाद मुझे भेजा गया कनाडा में। वहाँ इंडियन हाई कमीशन में मैं फर्स्ट सेक्रेटरी रहा सितंबर 76 से सितंबर 79 तक। तो मैं सब जगह से जितने भी कनाडा के बड़े बड़े शहर थे सब जगह गया, एक में 2 दफ़ा गया, बहुत लोगों को जाने लग गया, सिखों को खास करके, पंजाबियों को। मुझे पता लगा कि सारे कनाडा में सिर्फ 2 आदमी थे जो खालिस्तान की बात करते थे, और एक तो जो कुलदीप सिंह सोढी था वो तो प्रचार भी करता था, वो जो था जगजीत सिंह चौहान का आदमी था। सब जानते हैं कि जगजीत सिंह चौहान ISC की पे में था, और कुछ जो है रिपब्लिकन सेनेटर US के उसको जानते थे। और दूसरे थे उदय सिंह सडबरी, प्रोफेसर थे, बड़े रिलीजियस धार्मिक टाइप के आदमी थे, प्रोफेसर थे वो। मगर उनके दिमाग में आ गया कि शायद सिख जो हैं एक सेपरेट स्टेट में उनका अच्छा रहेगा, तो उनका और कोई जानते नहीं थे। ये कितनी बुक्कत थी कुलदीप सिंह सोढी की वहाँ पर। तो एक मार्च 1979 में सिख कॉन्फ्रेंस हुई टोरंटो में, मुझे भी बुलाया बोलने के लिए। कि मैं जब बोलने लगा तो उसमें वो थोड़ी देर में खड़ा हो गया। कुलदीप सिंह सोढी कहा कि मिस्टर सिंह, मेरा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में GB सिंह नाम है, तो वो कहा मिस्टर सिंह जो है ये तो मुरारजी देसाई हिंदू गवर्नमेंट के आदमी हैं, उनकी फेवर कर रहे हैं, ये बताएं कि सिखों के साथ पंजाब में क्या हो रहा है। वो इतना ही उसने कहा था, 4-5 यंग सिख उसके इर्द गिर्द थे, हॉल में बैठे, वो उनको पकड़ के बाहर निकाल दिया। तो ऐसी तो सिखों की, ऐसी तो खालिस्तान की बात थी, कोई नहीं जानता था। उसके देखिए मे भी जून 1979 में मेरे जॉइंट डायरेक्टर का एक चिट्ठी आई RNW से कि भाई तुम जो हमें गुरुद्वारा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, अपना टाइम क्यों ख़राब कर रहे हो, तो हमारा काम दूसरा है, उसको करो तुम। तो ये जब हुआ तो अगर RNW में खालिस्तान वगैरह, तो गुरुद्वारा से सारी चीज़ें शुरू हुई, तो उस वक्त तो कुछ बात ही नहीं थी। खालिस्तान की बात लोग करते थे, लोग सोचते थे कि भिंडरांवाले को कांग्रेस ने क्यों उठाया, उस वक्त हो गए थे। उसको पैदा किसने करा भिंडरांवाले मैं को? उसकी बात अभी करता हूँ। तो मैंने पैदा ये हुआ कि जब जेल से ये 77 में कांग्रेस हार गई नेशनल इलेक्शन और पंजाब में हार गई, तो उसके जैल सिंह चीफ मिनिस्टर हार गए और बादल की गवर्नमेंट अकाली और जनता पार्टी की कोalition गवर्नमेंट बन गई। जनता पार्टी इज ए प्रिकर्सर ऑफ BJP वगैरह। जी जी। तो जैल सिंह ने संजय को कहा कि हम इनके, संजय कौन सर? संजय गांधी जो हैं। अच्छा अच्छा। तो उसको समझाया कि हम इनकी गवर्नमेंट को तोड़ सकते हैं, अकालियों की और जनता पार्टी की, अगर हम ऐसा कोई आदमी एक संत खड़ा कर लें जो अकालियों की मॉडरेट पॉलिसीज़ को अटैक करे और उनको मजबूरन जो है, वो अकाली जो है वो जो रूरल इंटरेस्ट को करते थे और जनता पार्टी शहर के इंटरेस्ट को। तो ये अगर रूरल एरियाज़ की बाकी चीज़ों को, सिखों के इश्यूज़ को खड़ा करने लगे तो उनके डिफरेंसेस हो जाएंगे। तो इन्होंने, अब मैं तो ये कुलदीप नायर ने अपनी किताब लिखा है बियॉन्ड द लाइन्स ऑटोबायोग्राफी में, कि मैंने एक दफ़ा कमलनाथ से पूछा कि भिंडरांवाले के बारे में बतलाओ, कहता साहब हमने डिसीजन ले लिया था कि 2 संतों की इंटरव्यू करेंगे, तो उसमें से ये जो भिंडरांवाले बहुत फिट निकले हमें कि ये आदमी जो है हमारा काम कर सकता है, अकालियों को ऊपर प्रेशर डालेगा। तो ये भी कहा उसने, कमलनाथ ने, कि हम कभी कभी पैसा भी भेज देते थे। मगर ये जो है 88 की जो बाद में पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुई जनवरी में, उस वक्त तक बहुत कुछ कर नहीं पाया था भिंडरांवाले। और बीच में एक अपने BG देशमुख थे उस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी होम, तो वो 79 में गए पंजाब में बाई रोड। तो सारा कुछ लोगों को मिलने के बाद अपने जॉइंट सेक्रेटरी को कहा आके कि पंजाब इज़ ए हेवन ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन इंडिया। तो उसके जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा साहब कि ये जो भिंडरांवाले को कांग्रेस खड़ी कर रही है ये बहुत इनको तंग करेगा बाद में। तो कुछ कर नहीं पाया। सिर्फ भिंडरांवाले ने 3 कांग्रेस के MPs के इलेक्शन में प्रचार किया, और सिर्फ जो SGPC के इलेक्शन उस साल हुई 140 में से सिर्फ 4 आदमी इसके जीत पाए। तो मगर अब जब यानी कि उस समय भिंडरांवाले की पंजाब पॉलिटिक्स में इतनी पकड़ नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। वो मैंने जो किताब लिखी है एक ऑपरेशन टाइप, RNW के ऑपरेशन टाइप लिखा है हमने। जो पंजाब सेंट्रिक ऑपरेशन है उसको ऑपरेशन 1 का नाम दिया है। जो नेशनल लेवल का ऑपरेशन जो जनवरी 1980 में सोचा गया उसको ऑपरेशन 2 किया है। तो ये जब जनवरी में जीत गए इलेक्शन, संजय ने अपनी मदर को कहा, मिसेस गांधी को, कि देखो हम जो 1971 की इलेक्शन 2/3 मेजॉरिटी पे जीते थे गरीबी हटाओ स्लोगन के बाद, JP के मूवमेंट के बाद हमें 77 में बहुत बुरी तरीका हार का सामना देखना पड़ा। अब हम सोचते हैं कि ऐसी दोबारा ना सिचुएशन आ जाए, तो 1985 की जो इलेक्शन ड्यू है जनवरी में, उसके बारे में अभी तैयारी कर लो। और तैयारी ये करो
कि भिंडरांवाले खालिस्तान इशू को और चढ़ाओ और भिंडरांवाले से ऐसा टेरर पैदा करो हिंदुओं के माइंड में कि उनकी जान का खतरा हो जाए और खालिस्तान का मुद्दा पैदा करो ताकि लोगों को, हिंदुस्तानियों को ये लगे, खास करके हिंदुओं को, कि देश के टुकड़े होने वाले हैं। सर आप ये कह रहे हैं सर कि चुनाव था, ये खालिस्तान का मुद्दा, भिंडरांवाले की पैदाइश, खून खराबा, हजारों सिखों की मौत, हिंदुओं की मौत, पाकिस्तानी आईएसआई का इंटरफियरेंस, पूरे पंजाब में आग लगना, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होना, ऑपरेशन ब्लू स्टार होना, ये सब एक चुनाव जीतने के लिए शुरू करवाया था। ये शुरू में प्लान ही ये थी कि ऑपरेशन, देखो हर ऑपरेशन का एक प्लान होती है, उसके बाद कैसा मोटिव क्या है, उसके बाद आदमी कौन है करने वाले। तो मोटिव तो ये था कि इलेक्शन जीतनी है हमने, प्लान ये है कि भिंडरांवाले खालिस्तान को इशू को खड़ा करना, और आदमी जो रन करने थे वो मैंने लिखा है कि 1 अकबर रोड का नाम दिया उसको। 1 अकबर रोड वाज द रेजिडेंशियल ऑफिस ऑफ मिसेस गांधी। ये जो लोग थे, पहले वाले में तो सिर्फ संजय गांधी, जैल सिंह, कमलनाथ एंड मिसेस गांधी ऑपरेशन 1 में। दूसरे ऑपरेशन में संजय मर गए जब जून 80 में, उसके बाद ये राजीव गांधी आ गए और अरुण नेहरू, एमएल फोतेदार, कमलनाथ तो थे ही, वो तो साथ चलते थे, और बाद में जो है आपके अरुण सिंह जो कपूरथला फैमिली के, तो ये रन करते थे ऑपरेशन। वहाँ से हर चीज़ यहीं से डिसाइड होती थी। और पंजाब में जो है ऐसी पैदा सिचुएशन करने के लिए जो है मैंने लिखा कि ये जो उन्होंने कहा कि अब 4 साल तक कैसे निकालेंगे, ये डिसीजन तो हो गया, और इसका सोल्यूशन जो खड़ा करेंगे वो इलेक्शन से 5-6 महीने पहले करेंगे, ताकि ये हो जाए हिंदुओं के मन में और हिंदू बाकी लोगों को कि देश को बचा लिया, हिंदुओं को बचा लिया, और वो इस चीज़ में ग्रेटफुल होके कांग्रेस को वोट दे दें और हम जीत जाए। So this is very shocking what you're telling. मैं लिखा है किताब में, तो मैं कोई गलत थोड़ा लिखा, नहीं, किसी ने अभी तक कंट्राडिक्ट नहीं किया मुझे। नहीं सर, मैंने पढ़ा, लेकिन मैं ये जब भी मैं पढ़ता हूं ना सर, वो whenever I read those lines, I'm always shocked that कि इतने लोग मर गए, पंजाब में कितने लोगों का तो पता ही नहीं लगा सर। 35,000 पीपल। हाँ सर, नहीं सर, वो जो गायब हो गए थे लोग सर, उनकी तो पता ही नहीं लगा कहाँ हैं कहाँ नहीं गए, लोग डिसअपियर हो गए सर। इतना मारकाट हुई पंजाब में, इतना खून खराबा हुआ कि 85 का किसी तरीके से चुनाव जीतना है, हजारों बंदे मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स ऑल राइट, बट वी शुड विन द इलेक्शन। बिल्कुल। अच्छा, उस समय सर रॉ का क्या किरदार था? रॉ ने उस समय आरएनएडब्ल्यू क्या कर रही थी जब पंजाब में टेररिज्म पीक पे था? क्या कभी किसी ने बोला, या आपने या किसी सीनियर अफसर ने मिसेस इंदिरा गांधी को, या कांग्रेस में जो ये कमलनाथ साहब थे, फोटेदार साहब थे, जितने भी लोग थे, क्या कभी किसी को बोला कि ये हाथ से मामला निकल जाएगा? क्योंकि ये चीजें हाथ से निकलती हैं सर। आखिर इंदिरा जी की जान भी तो इसी मामले ने ली, तो हाथ से निकलता मामला। देखिए, पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई खालिस्तान का मुद्दा बाहरी मुल्कों में होता तो आरएनएडब्ल्यू में कोई डिवीजन, कोई ब्रांच तो होती। पहली दफ़ा 1980 दिसंबर में एक खालिस्तान के बारे में ब्रांच खड़ी की बी रामन के अंडर, पहली दफ़ा। ये तब की कि जब डिसीजन हो गया जनवरी में कि खालिस्तान का मुद्दा पैदा करेंगे, तो बाहर क्या हो रहा है तो आरएनएडब्ल्यू को तो पता लगना चाहिए, कोई ब्रांच है नहीं, पता कौन करेगा। पहला ये हो गया। और जनवरी फरवरी 81 में मैं बहुत क्रूशल पोजीशन में था। जब कनाडा से वापस आया तो साउथ ब्लॉक में आरएनएडब्ल्यू का हेडक्वार्टर था। थोड़े से कमरे होते थे, बाकी स्प्रेड ओवर था अलग अलग जगह पे आरएनएडब्ल्यू दिल्ली में, तो 5-6 अफसर वहाँ होते थे। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट जॉब में, एक तो बाहर वाले जितने आरएनएडब्ल्यू स्टेशन को मैनेज करता था, और जितने लेजा फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी से बाद में मुझे वो भी मिल गए। तो जनवरी फरवरी में संटूक तो उस वक्त डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि सिद्धू ऐसा करो कि प्रपोजल बनाओ, 7 स्टेशन नए बनाने हैं, जिसमें वेस्ट यूरोप में कुछ होंगे, कुछ नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और अमेरिका, यूएस में। तो उसमें ऐसा लिखो कि खालिस्तान की मुद्दा खड़ा होने वाला है और बहुत इसको ज़ोर पकड़ने वाला है। इससे पहले कि ये ज़ोर पकड़ जाए, हम अपने आदमी भेजना चाहते हैं। तो मैंने सोचा, बनाया, क्योंकि मैं जानता था कुछ खालिस्तानी आदमी, 3-4 आदमी थे उससे पहले जो खालिस्तान की बात करते थे। एक तो कपूर सिंह ICS डिसमिस्ड ऑफिसर, जो कहते हैं कि जिन्होंने कि ये आपका अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन बनाया, और ये एक डॉक्टर सोहन सिंह थे उस वक़्त डायरेक्टर जनरल पब्लिक जो इतने हेल्थ सर्विसेज, एक सिमरनजीत सिंह मान, एक आपका जो है चौहान जगजीत सिंह, और इसके अलावा तो था ही नहीं। ये अपने इनके कोई ना फॉलोइंग होती थी, बात करते थे, 4-5 आदमी हर आदमी के पीछे लग जाते थे। तो मैंने बना के भेज दी। मैंने कहा कि एमईए तो अब एक पोस्ट असिस्टेंट की नहीं देती हमें, ये कहाँ सेक्शन होंगे,
ये हमें ताज्जुब हुआ कि 1-1.5 महीने में आ गई सैंक्शन सब स्टेशन की। हम बड़े खुश कि मैंने तो बहुत काम बड़ा बड़ा कर लिया। तो उसके बाद फिर मिडिल ऑफ 81 में मुझे जब नई बिल्डिंग में ट्रांसफ़र हो गए CGO कम्प्लेक्स में, संटूक साहब ने कहा कि सिद्धू, डायरेक्टर रैंक के ऑफिसर्स को तुम ये बतलाओ कि खालिस्तान चीज़ क्या है। अभी देखो 81 में आ गए, RNW के अफसरों को ये समझा रहा हूँ कि खालिस्तान का मुद्दा क्या है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करनी चाहिए। सर एक बात बताइए सर, आपने ब्रीफ करा रॉ के ऑफिसर्स को कि खालिस्तान का मुद्दा ये, पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ सर? हथियार भेजना, ट्रेनिंग करवानी, ये कब शुरू हुआ मामला? ये पाकिस्तान का जो देखिए, जब ये मुद्दा तो जब पंजाब में लॉलेसनेस हो गई शुरू, ये जनरल ज़िया जो है वो बड़ा वाइली आदमी पंजाबी था, जलंधर का बॉर्न, तो 1979 से 1989 तक रहा। मैं उसके पहले जो पाकिस्तान का इस पंजाब में जब ये बेआदमी फैली आदमी, तो उससे पहले पाकिस्तान ऑपरेशन करता था इंटेलिजेंस ऑपरेटर, जहाँ कोई स्मगलिंग कर लेता था, तो ऐसा कुछ नहीं था। मगर मैंने ये मेरा किताब में भी लिखा है, मैं अपने दोस्तों से भी कहता है कि अगर पंजाब में ये बदअमनी ना होती, ये खालिस्तान वाला इशू ना खड़ा होता, तो पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की सिचुएशन को ख़राब नहीं कर सकता था। अब इंडिया को 2 जगह पे अपने संभालना पड़ा, इधर पंजाब में देख के उन्होंने कश्मीर में ज़्यादा कर दिया 1990 के बाद। सर 1984 में होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार की मैं ये बात समझता हूं सर, मैं तो स्कूल में था उस वक्त, पर मैं एक बात ये समझता हूं सर फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव कि इसके नॉन काइनेटिक एंगल भी हो सकते थे। अगर स्वर्ण मंदिर के अंदर, गोल्डन टेम्पल के अंदर टेररिस्ट थे, भिंडरावाला थे, वहां पे कई 100 लोगों की फौज भी थी, जनरल शाबेग सिंह भी थे वहां पे, देयर कुड हैव बीन अदर मीन्स रादर देन सेंडिंग आर्मर्ड व्हीकल्स इनसाइड दैट एरिया। आप इसको स्मार्टली भी तो मैनेज कर सकते हैं सर। आंसर टू एवरी क्वेश्चन इज नॉट काइनेटिक सर, कि ठोक दो, मार दो, दैट इज नॉट द आंसर टू एवरी क्वेश्चन। पॉइजन गैस हो सकती है सर, कई और किस्म की टेक्नोलॉजीज हैं। वी आर ग्रेट फ्रेंड्स विद द रशियंस, वी कुड हैव आस्क्ड द रशियंस ये क्यों करा गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन, और क्या ये दूसरी तरीके से करा जा सकता था विदाउट हार्मिंग द स्ट्रक्चर। बंदे मरे सर, दैट्स ऑल राइट, वो तो ऑपरेशन में मरते हैं। जो स्ट्रक्चर है स्वर्ण मंदिर का, मेरा कंसर्न स्ट्रक्चर है, मेरे कंसर्न लोग नहीं है सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूं। देखिए 3 मीटिंग हुई, 25 मई, 27 और 29 मई, मिसेस गांधी के साथ 2 मीटिंग, जो जनरल वैद्या के साथ। जनरल वैद्या की जो 25 और 27 की मीटिंग थी, उसने कहा था हम जो है स्वर्ण गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ सराउंड कर लेंगे, पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे, और भूखे मरेंगे तो अपने आप सरेंडर कर लेंगे। मगर 29 तारीख को जनरल सुंदर जी ने वैद्या को कहा कि साहब ये तो पंजाब के लोग जो हैं हमें घेर लेंगे अगर ज़्यादा देर तक चला, तो वहाँ तो हमें कुछ सर्जिकल टाइप स्ट्राइक करेंगे। और उन्होंने कहा 29 को फिर मीटिंग मांगी वैद्या ने मिसेस गांधी को। मिसेस गांधी को कहा साहब हम गए और आए, किसी को पता थोड़ा लगना है। और ये जो है देखिए, जो ये सॉल्यूशन जो है पहले से ही था, मैंने कहा था। जब देखिए 1983 में मैं USA से जब वापस आया, मुझे पता लगा कि ये मुझे यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने मिस्टर सक्सेना आ गए थे उस वक्त, सेक्रेटरी डायरेक्टर RNW, मैंने उन्हें को कहा साहब मुझे इन चीज़ों छोड़िए, अगले साल से पहले बहुत बड़ा धमाका पड़ने वाला है और उस वक्त मैं इंडिया में रहना चाहता हूँ। मुझे कहा वेल डन, गो टू बैंकॉक एज हेड ऑफ RNW। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तो यही रहूँगा। तो ये सॉल्यूशन हो सकता था। 4 दफ़ा जो पंजाब का सॉल्यूशन, पहली दफ़ा तो सरदार सोरेन सिंह ने नवंबर 4 को 1982 को एक इनकालियों से बुला के कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग मिसेस गांधी से पूछ के एक स्टेटमेंट पूरी कर ली, जो नेक्स्ट डे होम मिनिस्टर ने पढ़नी थी पार्लियामेंट में, और अकाली मान गए थे कि अगर ये स्टेटमेंट हो जाती है तो हम वापस ले लेंगे। मगर पहले मिसेस गांधी ने दिन में अप्रूव कर दी, रात को उसको चेंज कर दिया, बड़ी हार्ड लाइन स्टेटमेंट। और दूसरी चीज़ जो है, ये जब अठवाल मरे थे 25 अप्रैल 1983 में, DIG जलंधर है जो भिंडरावाले के आदमी ने मार दिया था, उसकी बॉडी 2 घंटे वहाँ पड़ी रही गोल्डन टेम्पल के अंदर जा बाहर। तो दरबारा सिंह ने कहा चीफ मिनिस्टर ने इंडिया अपने सेंटर को कि देखिए भिंडरावाले गुरु नानक निवास में है, वो तो गोल्डन टेम्पल में भी नहीं है, सराय में है, कहो तो मैं पकड़ के उसको पकड़ने नहीं दिया, क्योंकि ये चाहते नहीं थे ऐसा सोल्यूशन। तीसरा जो बहुत इन्हीं का बंदा था, तो इन्हीं का मतलब जो मैंने कहा था है कि अगर उसको पकड़ लेते तो फिर कहाँ इलेक्शन, फिर तो दिखाने की चीज़ थी ही नहीं। अल्टीमेटली वो उन्होंने कोई गोल्ड जो ब्लू स्टार टाइप ऑपरेशन करना ही था। और एक दफ़ा अप्रैल 1984 में एक ऑपरेशन सनडाउन जो था, जो RNAW काउ साहब के कहने के ऊपर हुआ था, तो उसको करना था कि भिंडरावाला जब लंगर रूफ के ऊपर, उस वक्त चले गए थे अकाल तख्त में वो, तो उस वहाँ से
एसएफएफ कमांडो के थ्रू 2 हेलीकॉप्टरों के, जैसे ये पकड़ा उसामा बिन लादेन का किया था ना, उस वक्त वहाँ उसको पकड़ के ले जाते, मगर मिसेस गांधी ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि बड़ी कैजुअलिटीज़ हो जाएंगी। कहाँ होनी थी 2 महीने में, देखिए ब्लू स्टार कैसे हुआ। और ब्लू स्टार में भी एसएफएफ कमांडो जनरल सुंदर जी ने मंगवाए थे, और कमांडोज ने सब नक्शा दे दिया था। हमारे एक आदमी को पहले भेजा वहाँ, हर चीज़ के इतने आदमी हैं, इतनी गन पोजीशंस हैं। और COFF ने कहा जनरल ब्राड को कि हम पीछे से ये अकाल तख्त में सुराख करके स्टन ग्रेनेड फेंक देंगे, सब बेहोश हो जाएंगे, पकड़ लेंगे। तो ब्राड ने कहा साहब हम वी कांट अफोर्ड टू डैमेज अकाल तख्त। हुआ देखिए, और कमांडोज को सामने से भेज दिया, और पैरा 1 पैरा के और SFF के एलीट कमांडोज वो सब सिटिंग डक की तरह मार दिए उन्होंने। तो 1 पैरा सर, 1 पैरा ने ऑपरेशन करा सर, ये 1 पैरा और SFF दोनों के SFF दोनों सामने से स्पेशल फ्रंटियर फोर्स सामने से बढ़ा दिए उसको, और उन्होंने मार दिया। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अंदर बैठे थे जनरल शाहबेग, जब सभी गन पोजीशन के अंदर थे उसके। वो तो 71 के थे, उनको पीछे क्यों नहीं तोड़ के उसके पकड़ा गया? उसको पकड़ लेते। अब जिंदा पकड़ना नहीं चाहते थे। इस दफ़ा जो है, इस वक्त भिंडरांवाले को जिंदा पकड़ना बहुत, वो बोल देता कि मैं तो इनके कारण कर रहा हूँ। कुछ लोग अभी भी समझते हैं, जब जिस दिन मरे वो भिंडरांवाले 7 जून को, मैं अपनी वाइफ के साथ बच्चों के साथ बंगला साहब गुरुद्वारे में गया। वहाँ पोस्टर तरह तरह के होते थे। एक पोस्टर में लिखा था पंजाबी में, हिंदी में, पंजाबी में, कि सिंह साहब अमरीक सिंह एंड थारा सिंह, इनके अमरीक सिंह गुरु भाई था, थारा सिंह नंबर 2 थे, कि उनको तसीहे दे के मारा गया है। अब हर सिख का फ़र्ज़ बनता है कि इस बड़ी डेरोगेटरी टर्म थी कि बामनी को मारना है। तो मैंने अगले दिन आके बतलाया मिस्टर सक्सेना को कि ये पढ़ा है और मैं जानता हूँ सिख हिस्ट्री, ये 6 महीने के अंदर मिसेस गांधी मारी जाएगी, आप बचाने की कोशिश करें। तो उन्होंने बड़ी चीज़ की इम्पोर्टेंट कि अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली में सिखों का कत्लेआम हो जाएगा। इसका मतलब ये पहले से ही प्लान थी। ये रॉ को पहले से पता था? मीटिंग में पता था, मीटिंग होती थी रोज। आपने पहले घंटी बजा दी थी? मैंने कहा, मैंने 21 तारीख अक्टूबर को मिसेस गांधी के मरने के कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले, छुट्टी थी संडे की, मैं बच्चों के साथ अपनी गाड़ी से कनॉट प्लेस से घर आ रहा था। जब मैंने 1 अकबर रोड से जिमखाना की तरफ मुड़ा तो वहाँ एक सिख और एक हिंदू खड़ा था राइफल ले, स्टैंड गन लेके। मैंने कहा कि ये किसने बुला लिया? दिस इज़ द श्योरेस्ट एंड ईजीएस्ट वे ऑफ गेटिंग मिसेस गांधी असैसिनेटेड। और अगले दिन मैंने नोट लिखा जाके सवेरे हाथ से, उसमें लिखा कि इनको एक 4th रिमूव करिए, टुमारो विल बी टू लेट, एंड ऑल्सो इंक्वायर कि इनको क्यों, किसने बुलाया। मैं अपनी सेक्रेटरी को कहा सब लिफाफा बनाओ टू बी एड्रेस्ड बाय ओपन। तो मैंने सोचा कि फ़र्ज़ करिए आज ही मर जाती है तो मुझे तो कॉन्स्पिरेसी मुझे पकड़ लेंगे कि तुम्हें पता था ये। तो मैंने वो कागज़ श्रेड कर दिया नहीं। ये किसने बुलाए? वो काउ साहब का पेपर है मिसेस गांधी के असैसिनेशन के ऊपर भी, वहाँ पड़ा है नेहरू मेमोरियल में। उन्होंने लिखा होगा क्या कारण है क्या नहीं है। आखिरी सवाल सर, मेरा आखिरी सवाल, अगर कांग्रेस पार्टी और इंदिरा जी ने भिंडरांवाले को पैदा करा, आपने फोटेदार साहब का नाम लिया, आपने कमलनाथ जी का नाम लिया और कई लोगों का नाम लिया, और आपने ये भी बोला कि कांग्रेस पार्टी ने पैसे दिए थे भिंडरांवाले को, पेमेंट भी गई थी उसको, ये आपने बोला। अपने ही बंदे को मारा क्यों कांग्रेस ने सर? अब उसका फायदा उठाना था, वो फायदा ले लिया और मार दिया, फिर वो डिस्पोजेबल हो गया सर। डिस्पोजेबल। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस चीज़ का मुद्दे का फ़ायदा उठा रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़। और मैंने किताब में यही लिखा है कि ये लोगों ने उसी तरीके से इसको करना है जैसे कि तिब्बत इशू को यूज़ किया था इन्होंने। तिब्बत इशू को बैक बर्नर में रख दिया जबकि चाइना से रिलेशन शुरू हो गए, अब सोवियत यूनियन की डिसोल्यूशन करनी थी। अब जिस दिन 1990 में सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो गया, दलाई लामा को नोबेल प्राइज़ दे दिया, फिर फ्रंट बर्नर में ले आए। अब चाहिए कि बाहर सोल्यूशन कुछ नहीं है, ये वेस्टर्न कंट्रीज यूज़ करेंगे खालिस्तान का मुद्दा, आपसे इसके कंसेशन लेंगे। अब इंडिया की ज़रूरत है चाइना को कंटेन करने के लिए, तो इसलिए जो सोल्यूशन है इंडिया में है, एक ट्रूथ कमीशन या रिकन्सिलिएशन कमीशन बैठाएं जिसमें सबको पता लगे कि क्या हुआ, किसने किया, क्यों किया, क्या डैमेज हुई। अभी तो 2-3 आदमी जिंदा हैं, सभी जो जिनको जानते हैं, कमलनाथ भी जिंदा है, अरुण सिंह भी जिंदा है, हो सकते हैं इनके चेंज ऑफ हार्ट हो जाए, एमनेस्टी दे दें कि अब कोई किसी को कुछ नहीं कहेंगे, आप आइए बतलाइए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सच तो सामने आए, सच तो सामने पता लगे लोगों को। अब जो जितने मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है जो सारे खालिस्तान की बातें करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर डाई हार्ड प्रो इंडियन सिख जो हैं, मगर उनके हाथ में कुछ तो हो, वो कहते हैं देखो तुम्हें मिला क्या। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें ज्वाइन करा और आंखें खोल दी। हमारी ऑडियंस जब ये सुनेगी सर तो कई लोग हैं जिनको पता ही नहीं है बात कि इतना बड़ा इतिहास का हिस्सा हुआ है। ये सच्चाई है, बहुत ट्रूथ बिटर होता है, बिटर है सर, बहुत कड़वा है, लेकिन
होश फाख्ता करने वाला सच है। दोस्तों, आपने सुना जीबीएस सिद्धू साहब ने क्या बोला कि चुनाव जीतने के लिए 1985 में एक चुनाव था जिसको जीतना था, और सिद्धू साहब ये कहते हैं कि उस चुनाव को जीतने के लिए ये पूरा प्रोग्राम रचाया गया, भिंडरा वाले जैसे बंदे को पैदा करा गया, हजारों हजारों लोग मरे, मरवाया गया उनको कि हम एक चुनाव जीते, और किस तरीके से ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और किस तरीके से रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को पता लगा कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी क्या है। और वहां पे प्रॉपर इसके डॉक्यूमेंट्स हैं नेहरू मेमोरियल में, जो म्यूजियम है, वहां पे ये सब दस्तावेज रेडी हैं, आप जाके देख सकते हैं। और कुछ हैं जो कुछ सालों में, 2-3 सालों में डीक्लासिफाई भी होने वाले हैं, तब आप और उनको आगे देख सकते हैं। द गौरव वारियर शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते मिलूंगा एक और गेस्ट के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट वीकेंड।